and let me make you all right. All right. Should we chat? All right जी. So आज का जो लेक्चर टॉपिक है वो है टाइम कम्प्लेक्सिटी, एंड आई सपोज यू नो ऑलरेडी दीज टर्म्स जो मैं अभी लिखने लगा हूँ आपके सामने. इनमें से जो टर्म्स बड़ी मशहूर हैं, इसे एक टर्म को कहते हैं बिग ओ. बल्कि मैं यहाँ पर बिग ओ नहीं लिखता, मैं यहाँ पर एक टर्म लिखता हूँ. And why I'm writing here? So there is something called big omega, and then there is something called big O, and then there is something called little omega. और लिटिल ओमेगा की नोटेशन होती है ये, ठीक है, ओमेगा जो होता है, ठीक है. एंड देन देयर इज दिस समथिंग कॉल्ड लिटिल ओ, ठीक है, इसको छोटा ओ लिखते हैं. एंड देन देयर इज अ वेरी फेमस टर्म कॉल्ड थीटा, सो बिग थीटा. So these are the 5 terms which are very common in complexity analysis of computer science programs. ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं जो कि कंप्यूटर साइंस ने बोरो किए हैं डिस्क्रीट मैथ से, ठीक है. अच्छा, मेरा सवाल ये कि कैन एनीबॉडी डिफाइन देम, कि ये चीजें क्या होती हैं. इनको हम फॉर्मली डिफाइन करने लगे. जी बताएं. हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ जी, मुझे बताएं कि ये चीज क्या होती है. अगर मैं आपसे कहूं कि ये चीज क्या है, सो लेट मी टॉक अबाउट, फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट बिग ओ. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज बिग ओ? बिग ओ असल में क्या चीज है? So whenever I say big O of some function, let me call that function f of n. So what is that mean? What does that mean? जी लोअर बाउंड. लोअर बाउंड. लोअर बाउंड, लेकिन मुझे इसकी फॉर्मल डेफिनेशन चाहिए कि ये होता क्या है. व्हाट इज बिग ओ? बिग ओ का मतलब क्या है? सर अगर कोई फंक्शन है उसका बिग ओ ले रहे हैं. एक जना बोले, एक जना बोले. हाँ जी सर बताएं. अगर एक बिग ओ फंक्शन है उसका अगर हम बिग ओ एन कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि कम से कम ये एन कॉम्प्लेक्सिटीज की होगी. कम से कम इसकी n कॉम्प्लेक्सिटी होगी. यस यू आर राइट. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड और ऑन द कहना नंबर. चाहे? हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टेप्स. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखो बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि आप कंप्यूटर साइंस की टर्म में बता रहे हैं. इसकी फॉर्मल डेफिनेशन प्रोग्राम्स की फॉर्म में नहीं है. इसकी फॉर्मल डेफिनेशन मैथमेटिकल क्वांटिटी है. मैं कह रहा हूं ये मैथमेटिकल क्वांटिटी क्या है. whenever I say I'm talking about some big O of f of n, I'm talking about basically what? जी, Ahsan, are you here? Aman, are you here? जी शावेज, मुनीब, हाँ जी बताएं. मुनीब आप बताएं, शावेज आप बताएं. व्हाट इज दिस क्वांटिटी? मुझे फॉर्मल डेफिनेशन चाहिए इसकी. Whenever I say big O of something, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? इट मींस कि एक कांस्टेंट वैल्यू ऐसी है जो उसके बाद उससे हमेशा बढ़ी रहेगी, जो उसकी वैल्यू. अच्छा, look at this, look at this. लिमिटिंग बिहेवियर डिफाइन करता है. Okay, so I think ये सारी बातें ठीक हैं, but let me define you something really nice. और I think ये फॉर्मल डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जानना. Basically, big O of f of n is basically a collection. It is basically a collection. A collection. So a collection को हम डिस्क्रीट मैथ की जबान में क्या कहते हैं? सेट. शाबाश. A set, a collection
यानी सेट ऑफ ऑल द फंक्शंस, all the functions it's a collection of all the functions. Let me call them g of n, ठीक है, such that क्या f of n is less than or equal to some c time g of n naught, where n naught is so basically इसको हम g, अच्छा मैं इसको एक मिनट थोड़ा सा सही कर लूं, g of n naught कहते हैं, एक मिनट ये इरेजर, यहां पर n आएगा और where n is greater than or equal to n naught, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि सॉरी मेरे ख्याल में मैंने उलट लिख दिया, हाँ, यस, it's a collection of, एक मिनट, it's a collection of all the functions such that f of n is sorry मैंने उल्टा लिख दिया, यहां पर आना था g of n and this is basically this, sorry, ठीक है जी। अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि whenever I say big O of f of n, इसका मतलब है I am talking about all those functions such that कि वो तमाम functions जो हैं वो ये मैंने गलत तो नहीं कहा दी, बिग ओ अपर बाउंड है, सो एक मिनट, मैं कहता हूं कि इट्स ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोस फंक्शंस जिनसे बेसिकली ये फंक्शन जो है वो छोटा है। मैंने पहले ठीक लिखा था, हाँ नहीं ये मैं पहले मैंने ठीक लिखा था, सॉरी, सो यहां पर सॉरी मैं आई वाज राइट बिफोर, यहां पर क्या आएगा, यहां ये होगा g ऑफ n, सॉरी फिर गलत लिख दिया, इसमें अंडू नहीं होता, बस ये मसला है पावर पॉइंट, यहां पर होगा f ऑफ n और यहां होगा g ऑफ n, ठीक है। सो आई एम एक्चुअली सेइंग कि इट्स ए, सो व्हाट इज बिग O ऑफ f ऑफ n? इट्स ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोस फंक्शंस जो कि इस फंक्शन को अपर बाउंड करते हैं। डज इट मेक सेंस? यस सर। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन? इट्स ए कलेक्शन ऑफ ऑल द फंक्शंस जो कि इस f ऑफ n को अपर बाउंड करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मैं एक फंक्शन है जिसका नाम है 2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 20 और मैं कहूं कि एक मुझे बताएं जी इसकी ओ कलेक्शन बताएं, तो इस ओ कलेक्शन में मैं यहाँ पे एक कलेक्शन लिख रहा हूं और आपने मुझे बताना है क्या ये सारे के सारे इसमें आएंगे या नहीं आएंगे। मुझे बताएं क्या इसमें n स्क्वायर, n क्यूब, n log स्क्वायर n टू द पावर 4, n टू द पावर 1.99, n log n की पावर 100। हाँ जी, मुझे बताएं इनमें से कौन कौन आएगा और कौन कौन नहीं आएगा जी, बताना शुरू करें। क्या इसमें ये आएगा? यस सर। ये आएगा। वाई? ये तो मैंने कहा नहीं था कि ये फंक्शन इससे अपर बाउंड होना चाहिए, ये फंक्शन जो है इससे अपर बाउंड यानी कि 2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 20 जो है वो हमने बाय डेफिनेशन कहा हुआ है कि वो क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए
सम c टाइम n स्क्वायर। तो ये बताएं, ये तो गलत नहीं हो गया? सर सी की वैल्यू हम ठीक पर्टिकुलर रख है, ये सकते हैं उससे मतलब ज्यादा। हाँ बताएं, क्या क्यों, ये क्यों ठीक है? क्या मुझे आपको c की वैल्यू बता सकते हैं और n नॉट की वैल्यू बता सकते हैं, जिसके बाद बेसिकली ये जो राइट वाला फंक्शन है वो हमेशा लेफ्ट वाले से बड़ा हो जाएगा? जी बताएं, कैन यू टेल मी सम वैल्यू ऑफ c जिसको मैं कह सकूं कि वो जिसके साथ मैं कह सकूं कि मेरा जो लेफ्ट फंक्शन है वो इससे हमेशा बाउंडेड है? हाँ जी सर बताएं। अगर n अगर की c की वैल्यू वैल्यू 1 14 ले लें और n की 1 ले लें तो n की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी ले लूं? 23 14। वेरी गुड। 14 क्यों ले लूं? 14 तो नहीं, 14 से तो मामला खराब हो जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल से ये तो ये 32 नहीं लेनी पड़ेगी, n 32 square का 33 लेंगे, यस, वो 20 है अगर आप लास्ट वाला, देखिए ना ठीक है। तो बेसिकली 33 इसका बड़ा लेंगे। सिंपल सोल्यूशन होता है। सुने सुने, इसका बड़ा सिंपल सोल्यूशन होता है कि अगर मैंने इसको सॉल्व करना है ना, तो ये प्रूव करना है और सम c की वैल्यू निकालनी है और n नॉट की वैल्यू निकालनी है। सो c बताना होता है आपने और एक n नॉट बताना होता है। सो अगर ये फिगर आउट करना है तो इसका बड़ा आसान तरीका ये है। सो लेट मी राइट दिस अगेन। मैं यहां लिखता हूं, ओके हो गया। ओह, फिर वही लास्ट स्लाइड पे चला गया, सॉरी जी सॉरी, बड़ा मसला आएगा। अच्छा, ये मैं यहां गया, इसको मैंने डुप्लीकेट कर दिया और भाई आजा, और यहां जाके मैं वाइट स्क्रीन कर देता हूं। सो लेट मी, सो क्या था मुझे दोबारा बता दें। 2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 10n प्लस 20 प्लस 20, ठीक है। और मैंने प्रूव करना है कि दिस इज बेसिकली सम लेस देन सम c टाइम n n स्क्वायर। स्क्वायर, और मुझे कोई एक c की वैल्यू बतानी है और एक n नॉट की वैल्यू बतानी है, जिसके बाद बेसिकली ये जो राइट वाला फंक्शन है वो लेफ्ट वाले को बीट करेगा। इसका बड़ा आसान तरीका है कि आप लेफ्ट वाली वैल्यू क्वांटिटी पुट करते हैं। और बेसिकली जहां जहां छोटी टर्में हैं, छोटी डिग्री वाली टर्में हैं, उनको बड़ी वाली डिग्री से रिप्लेस कर दें। सो आई कैन इजीली से कि 2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 20 इज बेसिकली लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम n स्क्वायर प्लस 10 टाइम n स्क्वायर प्लस 20 टाइम n स्क्वायर। कैन आई से दिस वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1? यस सर। ठीक है, मुझे n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 जरूर बताना है ये, क्योंकि n की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तो फिर ये कंडीशन ठीक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू का 1 से मैं कम लूंगा तो जो उसका स्क्वायर है वही 0.55 का जो स्क्वायर होता है वो 0.25 होता है, वो छोटा हो जाएगी क्वांटिटी। ठीक है, तो आई नीड टू बी केयरफुल एंड दिस इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट? 20 प्लस 10 प्लस 2 जो कितना हो गया? 32 हाँ सॉरी 32 हो गया। So 32n square हो गया। So I can easily say कि for the value of c is equal to 32 और n naught is equal to 1, this is basically true. So I can safely say that 2n square plus 10n plus 20 की जो O collection है उसमें n square शामिल है। Does it make sense to you? यस सर। And you understand this idea कि जो लोअर ऑर्डर टर्म्स हैं उनको क्या करो कि आप उनमें जो n की जो लोअर ऑर्डर टर्म्स हैं उनको बड़ी ऑर्डर टर्म से रिप्लेस कर दो और कांस्टेंट्स को वही का वही रहने दो। डज इट मेक सेंस? ठीक है, अच्छा आगे आ जाए। लेट्स टॉक अबाउट, हाँ जी, n क्यूब, क्या ये इसकी कलेक्शन में n क्यूब आएगा? वेरी ऑब्वियसली यस, यस सर। but again you have to tell me some constant. So n क्यूब को इसके अंदर होने के लिए मुझे कांस्टेंट भी बताना पड़ेगा और n नॉट भी बताना पड़ेगा। So can you tell me कि इसका कांस्टेंट और n नॉट क्या होगा? जी बताएं, इसका कांस्टेंट और n नॉट क्या होगा? जी बताएं। सर वही होगा 32 और 32, वो वेरी भी गुड, चलेगा और 1 n नॉट Greater than equal to वेरी 1. गुड।
अच्छा मुझे बताएं क्या n log n इसमें आ सकता है? n log square n इसमें आ सकता है? n log square n इसमें आ सकता है? नो सर। नहीं सर। कभी भी नहीं आ सकता। एक बात याद रखें, अगर मैं कहता हूं कि एक टर्म, सो लुक एट दिस जी, अगर मैं कहता हूं एक टर्म n है और इधर आपके लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है log लेट्स से स्क्वायर n, तो एक बात याद रखें कि ये क्वांटिटी और इस क्वांटिटी में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये जो n है ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ये जो मैंने ग्रेटर ग्रेटर मैंने बाद आगे लिख दिया ना, इसका मतलब है दिस n क्वांटिटी इज एक्सट्रीमली लार्ज एज कंपेयर टू log स्क्वायर n। स्क्वायर n छोड़ो, अगर मैं यहां पे क्यूब लिख दूं तो भी ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। क्यूब छोड़ो, अगर मैं यहां पे 30 लिख दूं तो भी ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। 30 छोड़ो, मैं इसकी जगह 300 लिख दूं, ये तब भी बहुत बड़ी क्वांटिटी है। So actually there is no comparison between the two, because when in our own notation whenever we say कि मैंने दो फंक्शन को कंपेयर करना है, I always say limit n approaches to infinity, और उसमें मुझे इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को कंपेयर करना होता है। So अगर एक क्वांटिटी n है और एक क्वांटिटी log n है, log let's say 20n है, तो बेसिकली इनके दरमियान में कंपैरिजन होता है कि अगर ये इक्वल टू 0 को अप्रोच कर जाए तो इसका मतलब है नीचे क्वांटिटी बड़ी है, और अगर ये इंफिनिटी को अप्रोच कर जाए इसका मतलब क्या है? अगर वो 0 को अप्रोच कर जाए इसका मतलब क्या होता है? सो दे आर एक्चुअली थ्री। सो बेसिकली बाय डेफिनेशन अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो एक फंक्शन है लेट्स से f ऑफ n और एक फंक्शन है g ऑफ n, और मैं कहता हूं n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। So there are actually three possibilities. If it approaches to 0, where limit n approaches to infinity, इसका मतलब यह है कि जो लोअर क्वांटिटी है वो बड़ी है इस क्वांटिटी से, क्योंकि बेसिकली 0 को अप्रोच कर दिया। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? या फिर वो चैट लिख रहा है कोई? क्यों अभी रोल नंबर हमने कहा नहीं है, आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। अच्छा जी बताएं जी, पहले 1 मिनट के अंदर आप रोल नंबर लिख सकते हैं, उसके बाद अगर कोई रोल नंबर लिखे तो उसको एब्सेंट मार्क होगी, ठीक है? और आखिरी 5 मिनट आपको दिया जाएगा आपको दोबारा रोल नंबर लिखने का, तो आप वो भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है? और एक बात याद रखें, हम तीनों मार्क करेंगे, दरमियान वाली भी, और तीनों में जो प्रेजेंट होगा वो प्रेजेंट कहलाएगा। और अगर किसी की 3 एब्सेंट, यानी फॉर एग्जांपल वो आखिर में आ जाता है या एक मिडल में आ जाता है, मिडल में किसी की मिस हो जाती है, तो प्लीज मेक श्योर कि अगर सो आई विल गोइंग टू आस्क 3 टाइम अटेंडेंस। अगर कोई भी मिस करता है तो उसकी वो वाली एब्सेंट मार्क होगी, और अगर कोई भी उनमें से 3 दफा मिस करता है तो उसकी एक एब्सेंट मार्क हो जाएगी, ठीक है? ये समझ में आई मैंने क्या बात की है? ये एक छोटी सी मैं बात समझा रहा हूं कि मैं आई विल गोइंग टू टेक 3 अटेंडेंसेस, 1, 2 और 3। सो अगर फॉर एग्जांपल कोई, सो अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो हर प्रेजेंट जो है वो अगर अगर किसी की 3 दफा यहां पर एब्सेंट मार्क होती है तो उसकी एक एब्सेंट मार्क होगी, और सिमिलरली यहां पर किसी की 3 दफा एब्सेंट मार्क होती है तो वो एक एब्सेंट मार्क होगी, और यहां पर भी किसी की 3 दफा एब्सेंट मार्क होती है तो वो एक दफा एब्सेंट मार्क होगी। दैट्स व्हाट इट मींस, ठीक है? और अगर किसी की एक दिन में ये तीनों एब्सेंट है तो उसकी वैसे ही एब्सेंट मार्क हो जाती है, ठीक है? ओके जी। यार ये क्यों नहीं जा रहा? ये फिर वही आ गया, ये क्यों नहीं जा रहा? एक मिनट, सॉरी। सो एक बात याद रखें, अगर दिस अप्रोचेस टू 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि g ऑफ n is basically, so f of n is basically strictly less than g of n. That's what it means. और strictly less than का क्या मतलब है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अच्छा, अगर ये दोबारा ये क्वांटिटी इक्वल टू इंफिनिटी आ जाए तो इसका मतलब क्या है? डिवाइडिंग क्वांटिटी जो है वो बहुत छोटी है। वेरी गुड, डिवाइडिंग क्वांटिटी बहुत छोटी है।
सो अगर ये, सो दिस इज ए एंड दिस इज बी, अगर ये क्वांटिटी इक्वल टू इंफिनिटी आ जाए, इसका मतलब है कि एफ ऑफ एन इज एक्चुअली ग्रेटर देन जी ऑफ एन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, इसमें इक्वल टू नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, इस स्लाइड पे हम वापस आएंगे। द थर्ड थिंग इज कि अगर मैं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लूं और f ऑफ n डिवाइडेड बाय g ऑफ n सम कांस्टेंट के बराबर आ जाए, इसका मतलब यह है कि f ऑफ n इज बेसिकली ऑलमोस्ट इक्वल टू g ऑफ n। इसका मतलब क्या है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। एक्चुअली ये आप लोगों का क्विज होगा, ठीक है। सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनली होगा? नहीं, कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ताल्लुक नहीं है इससे, जिसको मैं अभी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की फॉर्म में बता रहे हैं, ठीक है। ये तीन क्वांटिटी क्या है ये मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है। अच्छा, मैं वापस जा रहा हूं इस जगह पे। सो व्हाट इज बिग ओ? बिग ओ इज बेसिकली ए कलेक्शन, ए सेट ऑफ ऑल द फंक्शंस, ए सेट ऑफ ऑल द फंक्शंस जो क्या है, जो कि बेसिकली इसको बाउंडेड अबव करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली वो उसको अबव से बाउंड करते हैं, ठीक है। दिस एक्चुअली मीन बाउंड फ्रॉम अबव, बाउंड फ्रॉम अबव, ठीक है। दैट्स व्हाट इट मीन्स, ओके। लेकिन दिस इज कॉल्ड वीक बाउंड, बल्कि इसको वीक नहीं, इसको अब इसको बाउंड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात कर देते हैं हम। देयर इज अनदर क्वांटिटी कॉल्ड बिग ओमेगा। अब बिग ओमेगा को भी आपने मुझे इसी तरह से डिफाइन करना। अच्छा, बाय द वे सॉरी, इस कलेक्शन में ये नहीं आएगा, मुझे बताएं ये आएगा? यस सर, आएगा। ये आएगा, ये क्वांटिटी आएगी? नो सर। ये क्वांटिटी नहीं आएगी, ये क्वांटिटी आएगी? नो सर। नो, ये क्वांटिटी नहीं आएगी यार, सर ना को तुम्हारी मेहरबानी। नो सर फिराज। क्वांटिटी में इसमें ऐड कर देता हूं कि क्या इसमें n टू द पावर 2.00001 आएगी? यस सर फिराज। ये आएगी, शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। So there is a second quantity, it's called big omega. So if I define big omega is, ये क्यों नहीं जा रहा है, से बड़ी शोर है, ठीक है। So big omega is, इसको अगेन मैं कहूंगा ए कलेक्शन। सो कलेक्शन मैं यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दी, इसको नहीं डालना चाहिए, इरेजर। ए कलेक्शन का मतलब है सेट, ठीक है। ए कलेक्शन ऑफ ऑल जीज यानी फंक्शंस सच दैट f of n is greater than or equal to some g of n, ठीक है। सो आप मुझे बताएं कि अगर मैं यहां पर एक फंक्शन लिखता हूं जो कि मैं कहता हूं ओमेगा ऑफ, ओमेगा सेट बताएं, ओमेगा ऑफ n स्क्वायर यानी 10n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 20, मुझे बताएं इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। क्या इसमें n स्क्वायर आ सकता है? क्या इसमें n log n आ सकता है? क्या इसमें n की पावर 2.1 आ सकता है? क्या n की पावर 1.99 आ सकता है? क्या log n की पावर 100 आ सकता है? जी, इसमें से मुझे बताएं कौन कौन से आ सकते हैं। क्या इसमें n क्यूब आ सकता है? क्या n की पावर 100 आ सकता है? जी, मुझे बताना शुरू करें कि इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। सर सारे ही आएंगे सिवाय n गलत, क्यूब और n गलत 100 के। गलत है, हाँ जी। अच्छा, पहले मुझे इसके बारे में बताएं, क्या ये आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा? आएगा। आएगा। अनस, इसमें ये नहीं आएगा?
n आएगा। इससे बड़ा है क्या? नहीं सर, इससे n छोटा है सर। स्क्वायर से बड़ा? हाँ, ओके सर, ओके, n log n से छोटा सर, काफी छोटा। n log n छोटा है या 10n स्क्वायर छोटा है? n log n काफी छोटा है। n log n बहुत छोटा है, ठीक है। Yes, sir. देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपेरिजन। सो बेसिकली क्योंकि हमने कहा है कि ये जो कलेक्शन है ये छोटे वो कलेक्शन है, ओके सर। कलेक्शन जो है वो छोटों की कलेक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम छोटे कहेंगे या उसके इक्वल कहेंगे। सो इसे कहते हैं बाउंड फ्रॉम बिलो, बाउंड फ्रॉम बिलो, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes. तो यहां पर बेसिकली ये आएगा, ये आएगा, नहीं आएगा, ये नहीं नो आएगा, सर। ये नहीं ये आएगा, आएगा, यस सर। ये आएगा। ये सर मुझे बताएं, ये आएगा, आएगा, यस ये सर। आएगा। log n में log n की आप log n की कोई भी पावर ले लें और n से कंपेयर करें तो भी n बड़ा होता है, तो ये तो n स्क्वायर है, ठीक है। हाँ जी, ये आएगा क्या? n क्यूब आएगा? नहीं सर। n क्यूब नहीं आएगा। n टू द पावर 100 आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं आएगा। मुझे बताएं n स्क्वायर आएगा? आएगा। Yes, आएगा। और इसके लिए कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ c एंड n नॉट? C less than 1 over something क्या होगा? 1 ओवर क्या? बस सिंपल सी बात, इसका तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है। बड़ी वाली टर्म लो और 1 over उसका 32. कांस्टेंट इग्नोर कर दो। 33, 33 नहीं, बहुत 33 की बहुत दूर की- 32. नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं है। आप बड़ी वाली टर्म ले, सुने बात, आप बड़ी वाली टर्म ले और उसका कांस्टेंट रिमूव कर दें। बड़ी वाली टर्म कौन सी है इसमें? इस पूरी में बड़ी वाली टर्म कौन सी है? n स्क्वायर है, 16 तो आप इसका कांस्टेंट भी रिमूव कर दें, यानी 1 कर दें, Okay. ठीक है। या सिर्फ उसी का कांस्टेंट ले लें, 10 ले लें, ठीक है। तो 10n स्क्वायर, बड़ी ये वाली चार चीज को मैंने वैसे उठा के बाहर फेंक दिया। और n नॉट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। सो मेरे n नॉट की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो एक बात याद रखें, जब भी आपको कहा जाए कि फलानी चीज का बिग ओ बताएं, बिग ओमेगा बताएं, तो आपने बेसिकली दो चीजें बतानी होती हैं, एक कांस्टेंट और एक n नॉट। ये दोनों चीजें आपको बतानी जरूरी होती है, ठीक है। सरफराज ये कांस्टेंट 10 किस वजह से लिए, जरा दोबारा बता दें, मुझे समझ नहीं आई। कांस्टेंट टर्म क्यों चाहिए होती है? वो ये कि बेसिकली मैं कह रहा हूं कि इस कांस्टेंट के लिए जो आपका g ऑफ n है वो f ऑफ n को लोअर बाउंड करता है। नहीं सर, वो तो सरफराज वो तो समझ आ गई, ये मैं कह रहा हूँ 10 वैल्यू कांस्टेंट क्यों हम ली है क्यों इसको? कहते हैं, कांस्टेंट हम क्यों कहते हैं, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर इट, ठीक है। और एक बड़ा खूबसूरत लेक्चर है जो कि काशिफ ने दिया हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है। आई विल गोइंग टू शेयर दैट एंड आई विल रियली अप्रिशिएट कि आप उससे जाके एक दफा देखिएगा। उसने इस कांस्टेंट की बात की है, व्हाई दीज कांस्टेंट्स आर इंपॉर्टेंट, व्हाई दीज कांस्टेंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेसिकली बात ये होती है कि जब हम कहते हैं ना, बेसिकली हम ये कहते हैं कि एक चीज है जो कि n स्क्वायर है और एक है, मैं कहता हूं 20n स्क्वायर है। तो हम कहते हैं जब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो जाए तो बेसिकली इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं रहता, वो जस्ट 20 टाइम्स आता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं आपको भी शायद एक टेबल दिखाऊं, उस टेबल में आपको शायद पता लगे कि दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। जब इनपुट बहुत बड़ी हो जाती है तो n स्क्वायर और 20n स्क्वायर तकरीबन एक जितना बिहेव करना शुरू कर देता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ये देखो ना, अगर मैं कहता हूं कि एक मैंने प्रोग्राम है जो n स्क्वायर लेता है और एक प्रोग्राम है जो कि n क्यूब लेता है, n क्यूब लेता है, एक मैं कंपैरिजन ये करूंगा और एक कंपैरिजन करूंगा कि एक n स्क्वायर लेता है और एक 20n स्क्वायर लेता है, ठीक है। सो व्हेनेवर वी कंपेयर, हम एक्चुअली कहते ये हैं कि ये जो n है ना, ये अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, ठीक है। सो अब इमेजिन करें कि मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं और वो एक ऐसी मशीन पे चल रहा है जो n स्क्वायर टाइम ले रहा है, ठीक है। और मैं n की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं n की वैल्यू ले रहा हूं लेट्स से 1 बिलियन, ठीक है। और लेट्स से n की वैल्यू 1 बिलियन के ऊपर ये जो प्रोग्राम है ना वो 1 सेकंड लेता है, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, सेम n इज इक्वल टू 1 बिलियन के लिए ये एक और प्रोग्राम है जो एक और मशीन पे चल रहा है, बिल्कुल वैसी मशीन है लेकिन वो प्रोग्राम 20n स्क्वायर लेता है। तो मुझे बता सकते हैं ये कितनी देर में एग्जीक्यूट होगा?
20 सेकंड। ये होगा 20 सेकंड, ठीक है। देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन, ठीक है। अब मैं आपको एक और मजेदार एग्जांपल देता हूं। अब एक प्रोग्राम है जो वही मशीन n इज इक्वल टू 1 बिलियन पे चल रहा है, ठीक है ना। ये प्रोग्राम कितनी देर लेगा? 1 सेकंड, ठीक है। लेकिन अब एक और मशीन है जिसपे एल्गो चलाया जो कि n क्यूब टाइम लेता है। अब n क्यूब इज बेसिकली n टाइम्स n स्क्वायर, ठीक है ना, विच एसेंशियली मीन ये काम एग्जीक्यूट होना था 1 सेकंड में, और ये जो n है ये है 1 बिलियन। हाफ अ सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि दिस विल गोइंग टू टेक 1 बिलियन सेकंड्स। देयर इज, और अभी मैंने n की वैल्यू 1 बिलियन ली है, अगर मैं n की वैल्यू 1 ट्रिलियन ले लेता, ठीक है ना, तो जितना ये टाइम लेता उसके हिसाब से ये सिर्फ 20 टाइम ज्यादा लेता है ना, एक कांस्टेंट टाइम ज्यादा लेता। और कांस्टेंट टाइम जो होता है वो हम हैंडल कर सकते हैं। कैसे हैंडल कर सकते हैं? कि मैं लेट्स से पैरेलल प्रोग्राम लिख लेता हूं और 20 मशीन चला देता हूं। 20 मशीन चलाने से, यानी एक और मैं 20 हार्डवेयर बाय करके क्या वही काम कर सकता हूं, वो वही वाला काम कर सकता हूं? और आंसर इज यस, कर सकता हूं। लेकिन अगर एक प्रोग्राम है जो n स्क्वायर टाइम लेता है और n क्यूब टाइम लेता है, मेरा क्लेम ये है, जो काशिफ ने बहुत खूबसूरत एनालॉजी बनाई थी। सो काशिफ्स एनालॉजी सेज द फॉलोइंग कि यू कैन नेवर, सो काशिफ एनालॉजी, और वो ये कहता है कि तुम कभी भी नई मशीन बाय करके इसको कोप नहीं कर सकते। यू हैव टू बाय दिस सॉफ्टवेयर। ये बात सुनाई? एंड दैट इज द होल, द मोटिव ऑफ दैट टॉक इज मेकिंग efficient algorithms are far more important than buying new machines. ये बात सुनाई? सो एक बहुत ही खूबसूरत टॉक है जो कि काशिफ ने दी है, वो आपको देखनी चाहिए। You will be stunned by the idea that why these constants do not matter, but if there are two functions of different complexity, taking the one which has a lower degree is so important, ठीक है, कि अजमटोटिकली जो लोअर डिग्री में है वो हमें बाय फौरन से पहले कर लेना चाहिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। व्हाई? बिकॉज हार्डवेयर बाइंग विल नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कि कांस्टेंट मैटर नहीं करते, ठीक है। सो कशमाल, मुझे याद करा देना, मैंने वो वीडियो लिंक शेयर करना है काशिफ की टॉक का, ठीक है। ऑल राइट जी, मेरा मोबाइल था। All right, so far so good. Yes, चलिए, sir. so this was basically big omega notation, ठीक है। अब हम जाते हैं, ये ओमेगा नोटेशन हो गई। अब हम कहते हैं so let me define another quantity, it's called little o. And what is little o? Little o is also a collection of all the g's. So a collection set of gn such that f of n is always strictly smaller than g of n. ये बात समझ में आई? Does it make sense? और स्ट्रिक्टली का मतलब पता क्या है? अब फॉर एग्जांपल मुझे बताएं, क्या अगर मैं कहूं कि 20n स्क्वायर प्लस n प्लस 10, इसकी लिटिल ओ मैं अगर निकालता हूं तो कैन यू टेल मी कि इसमें क्या नहीं आएगा? n आ सकता है, n log n आ सकता है, n स्क्वायर आ सकता है, n टू द पावर 2.1 आ सकता है, n टू द पावर 3 आ सकता है, या n टू द पावर n स्क्वायर log n आ सकता है, और n टू द पावर 100 आ सकता है। मुझे बताना शुरू करें क्या क्या इसमें नहीं आ सकता। n स्क्वायर नहीं आएगा। मुझे बताएं पहले, इसमें n आ सकता है? जी। अभी मैं, ये है स्ट्रिक्टली बाउंडेड अबव,
स्ट्रिक्टली बाउंडेड अबव का मतलब है ये तो नहीं आ सकता क्योंकि ये छोटा है। ये आ सकता है, नहीं यार, ये भी नहीं आ सकता। एन स्क्वायर आ सकता है, नो एन स्क्वायर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये तो इक्वल टू है, यस ठीक है? तो ये भी नहीं आ सकता। ये आ सकता है, जी हाँ यस 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 ये आ सकता है। और आप बेसिकली मुझे सी और एन की वैल्यू भी बता सकते हैं। सो सी की वैल्यू अगर मैं फॉर एग्जांपल 32 ले लूं, 31 ले लूं, और एन की वैल्यू लेट्स से एन की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी ले लूं, तो ये बेसिकली इसको बीट करेगा हमेशा, ठीक है जी। ये इसमें आ सकता है, ये इसमें आ सकता है, और ये भी इसमें आ सकता है, ठीक है? डज इट मेक सेंस? ठीक है, दिस इज कॉल्ड लिटिल ओ नोटेशन। लिटिल ओ के अंदर जो इक्वल टू है वो भी नहीं आएंगे। अच्छा आप मुझे बताएं, क्या अगर मुझे बताएं इसी तरह आप अगर चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं क्या? ये आपने लिटिल ओ डिफाइन किया था, इस तरह आप लिटिल ओमेगा भी डिफाइन कर सकते हैं। सो लिटिल ओमेगा में कौन सी चीजें आएंगी? तो जिसको हम लिटिल ओमेगा ऐसे कहते हैं, इज ए कलेक्शन g of n such that f of n is greater than, strictly greater than g of n। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि इसी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसमें पहली चीज आएगी n आएगा? बताना शुरू करें मुझे, इस कलेक्शन में क्या क्या आएगा? तो जो लिटिल वो कलेक्शन है उससे मुझे बताएं क्या क्या आएगा। ये आएगा, एन आएगा। n आएगा, n log n आएगा, यस सर। ये आएगा, n स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं n आएगा, 2.1 नहीं आएगा, आएगा। नहीं आएगा, नो ये आएगा, नो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा, ठीक है? डज इट मेक सेंस? ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, शाबाश जी। अब मुझे एक नोटेशन में और बताता हूं, दिस इज द फाइनल नोटेशन, इट्स कॉल्ड बिग थीटा। ठीक है, बिग थीटा इज अगेन ए कलेक्शन gn such that f of n, गौर से सुन लें, is less than or equal to some c1 time g of n, and also greater than or equal to some c2 time g of n। ठीक है, where n has to be greater than or equal to some n naught। So what is big theta? Big theta is basically, हम ये कह रहे हैं कि, so can I say the following, कि big theta is a proper subset of what? मुझे बताएं इनमें से कौन सा आंसर ठीक है? बिग ओ, बिग ओमेगा, लिटिल ओ एंड लिटिल ओमेगा जी। सो बिग थीटा के अंदर जो जो एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि वो दोनों तरफ से बाउंड होना चाहिए, तो मुझे बताएं क्या वो एलिमेंट्स बिग ओ में मौजूद होंगे? यस सर। यस सर। ये बात समझ में आती है नहीं समझ में आती? क्योंकि देखो ये यहां से बिग ओ बता रहा है, तो इसका मतलब वो यहां तो जरूर होंगे। मुझे बताएं वो बिग ओमेगा में होंगे? इफ यू लुक एट दिस साइड, यस, यू कैन आल्सो सी कि ये बेसिकली इसमें ही मौजूद होंगे। तो सब में सारे ही होंगे फिर। सारे लेकिन ट्रू क्या वो होंगे। लिटिल ओ में मौजूद होंगे? स्ट्रिक्टली भी होल्ड करता है क्योंकि तो होंगे। स्ट्रिक्टली में होने का मतलब ये है कि वो अगर इस पार्ट में होंगे तो इस इक्वल पार्ट नहीं में हो नहीं सकता। होंगे, इक्वल, ओके ओके, सबसे ठीक है। तो इसीलिए नहीं, वो कभी भी ये दोनों इसमें नहीं नहीं होंगे। आएंगे और इसमें भी नहीं आएंगे। ठीक है। सो बिग थीटा इज ए कलेक्शन, जिसे कहते हैं क्लोज्ड बाउंड। क्लोज्ड बाउंड का मतलब यह है कि वो एक ही फंक्शन से लोअर बाउंडेड भी है और अपर बाउंडेड भी है। ये बात समझ आई?
तो हम कहेंगे ऐसे फंक्शंस जो है हम कह रहे हैं कि ये बेसिकली क्लोज बाउंड हमने निकाल ली है, इसका मतलब है वो प्रॉब्लम अब क्लोज्ड हो गया। ठीक है, ना आप इससे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, ना आप इससे ज्यादा बुरा कर सकते हैं। ये बात समझ आई? सो बिग थीटा इज ए कलेक्शन जो कि बिग ओ में भी है और बिग ओमेगा में भी है, लेकिन वो लिटिल और लिटिल ओमेगा में नहीं है। तो हमने कह दिया कि बेसिकली हमने इसकी क्लोज बाउंड निकाल ली। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? जी, क्लोज बाउंड वो होगी जब हम किसी सॉर्टिंग एल्गोरिदम का करते हैं कि जी वर्स्ट केस में ये सिनेरियो लगता है आपका, बेस्ट केस में ये लगता है, इससे बेहतर भी नहीं हो सकता, और इससे फिर बुरा भी अगर नहीं हो हम सकता। कहते हैं कि बस नहीं, इसके यानी हर सिनेरियो का बेसिकली हमने को ऐसा देखना होता है कि नहीं वर्स्ट केस और बेस्ट केस नहीं कह सकते उसको। हम कहते हैं हम हमेशा वर्स्ट केस ही देखते हैं और कहते हैं वर्स्ट केस में सबसे बेहतर वो इतने सिचुएशन में कर सकता है, और वर्स्ट केस में इतना तो वो टाइम लेगा ही लेगा, और अगर इतना टाइम लेगा ही लेगा वो हम प्रूव कर दें तो इसका मतलब है कि हमने इसकी क्लोज बाउंड भी, और अगर दोनों सेम आ जाए तो इसका मतलब है कि हमने उसकी क्लोज बाउंड निकाल दी। सो फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग के केस में हम ये कहते हैं कि जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है उसकी बेस्ट बाउंड हमें पता है, और वो ये है कि अगर मैं मर्ज सॉर्ट लगाऊं वो n log n log लेगा, n। और इससे ज्यादा वो टाइम कभी भी नहीं ले सकता। और एक हम आगे आगे जाके प्रूव करेंगे कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम की हम लोअर बाउंड प्रूव करेंगे कि तुम चाहे जो मर्जी एल्गोरिथम ले लो वो n log n तो टाइम लेगा ही लेगा। सो इट हैज टू टेक सम कांस्टेंट टाइम n log n टाइम। ये पार्ट अभी तक हमने नहीं किया, ठीक है। वी विल गोइंग टू शो यू लेटर ऑन कि कैसे सॉर्टिंग की लोअर बाउंड निकाली जाती है, ठीक है। तो ये लोअर बाउंड वाला पार्ट वही है ना तो जो बेसिकली बिग। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम पकड़े, यूजुअली कंप्यूटर साइंटिस्ट जिस एरिया में काम कर रहे होते हैं वो ये साइड है, क्या? मेकिंग एन एफिशिएंट एल्गोरिथम टू मेक दिस बाउंड कम क्लोजर टू दिस, ठीक है। उसकी ओ को और छोटा करते जाए, छोटा करते जाए, छोटा करते जाए, ठीक है। और ये है कंप्यूटर साइंटिस्ट का काम, ये है कंप्यूटर साइंटिस्ट का काम। कंप्यूटर साइंटिस्ट या बल्कि प्रोग्रामर्स कह लें, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट है, ठीक है। ज्यादातर जो थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं या डिस्क्रीट मैथमेटिशियंस जिसको आप कह लें, वो फिर यहां आते हैं और यहां पे आके कहते हैं कि भाई आप इस प्रॉब्लम को देखें, इस प्रॉब्लम को आप एफिशिएंट एल्गोरिथम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप इससे बेहतर नहीं कर सकते। तो वो एक और बाउंड देंगे, इसे कहेंगे लोअर बाउंड, और लोअर बाउंड विल गोइंग टू टेल देम कि भाई ये एक लोअर बाउंड है, इससे बेहतर आप एल्गोरिथम नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे सॉर्टिंग के केस में उन्होंने लोअर बाउंड दे दी हुई है कि आप n log n से बेहतर नहीं कर सकते। तो जब उन्होंने n log n एल्गोरिथम्स बना लिए, जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने n log n एल्गोरिथम बना ली और डिस्क्रीट मैथमेटिशियन ने उसकी लोअर बाउंड दे दी हुई थी, तो उन्होंने कहा भाई आप ऐसा करें, काम करना खत्म कर दें, ये आपकी लोअर बाउंड आ गई है, अब इससे आगे नहीं बढ़े, ठीक है। आपको मजीद सर मारने की जरूरत नहीं है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, ये वाली एक स्लाइड थी, ये कैन यू टेल मी, ये a जो है, जब मैंने कहा f of n डिवाइडेड बाय g of n इज इक्वल टू 0 आ रहा है, सो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट बिटवीन f of n एंड g of n? कैन यू टेल मी कि f of n is what of g of n? लिटिल ओ, लिटिल ओ, बिग ओ, लिटिल ओमेगा, बिग ओमेगा, जी बताएं। लिटिल ओ। यस, g of n is strictly bigger than f of n, तो हम कहेंगे कि ये लिटिल o है g of n। या अगर मैं उल्टा लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि g of n is what of f of n? लिटिल ओमेगा। वेरी गुड, दिस इज लिटिल ओमेगा ऑफ f of n। सिमिलरली इधर आ जाए, अगर ये इंफिनिटी के बराबर आ जाए तो आई कैन इजीली से कि विच वन इज बिगर, f of n is strictly bigger. जी, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो हम कहेंगे लिटिल ओमेगा ऑफ g, या हम कहेंगे g of n इज, कि जो मैं ओ कलेक्शन, लिटिल ओ कलेक्शन देखूं
तो उसमें एफ ऑफ एन आएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसकी रेशियो लूं और कांस्टेंट आ जाए, इसका मतलब क्या है? F of n is theta of g of n. एफ ऑफ एन इज थीटा ऑफ जी ऑफ एन, जिसका मतलब है बोथ आर ईच अदर्स ऑफ ओमेगा एंड बिग ओ एज वेल। यानी एफ ऑफ एन इज को मैं जी ऑफ एन का ओ भी कह सकता हूं और जी ऑफ एन का ओमेगा बिग ओमेगा भी कह सकता हूं। ठीक है, थीटा का मतलब ये है, एंड वाइस वर्सा एज वेल, कि जी एन जो है वो एफ ऑफ एन का ओ भी है और ओमेगा भी है। डज इट मेक सेंस? ठीक है Yes, sir. ना। एक छोटी सी बात, जब हम कहते हैं ना कि मेरा कोई भी एल्गो मैंने बनाया और मैं कहता हूं जी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मैं कहता हूं सम फंक्शन मैंने लिखा और मैंने कहा ये इक्वल टू है ओ ऑफ एन स्क्वायर के, इसका मतलब इक्वल टू नहीं होता। ये एक बहुत बैड नोटेशन है जो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने अडॉप्ट कर लिया। CLRS इसके ऊपर पूरा नोट लिखता है और कहता है दिस इज ए वेरी वेरी अगली नोटेशन विच हैज बीन ऑप्टेड, लेकिन हम इसका कर नहीं सकते क्योंकि सब कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। इसका इक्वल टू का मतलब बेसिकली होता है एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू ए कलेक्शन ऑफ दिस, यानी कि तमाम वो फंक्शंस जो n स्क्वायर के हैं और जिनमें n स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू सम g ऑफ n है, इनकी कलेक्शन में देखा जाए तो f ऑफ n उसमें बिलोंग करता है। दैट्स व्हाट इट मींस। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट नोटेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? चलें जी, Yes, sir. मजे का काम करते हैं, असाइनमेंट के ऊपर आ जाते हैं। ये देखिए जी, हेलो हेलो हेलो, अच्छा जी, देयर इज अ वेरी फेमस सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस, और इसको अगर आप देखें तो इस सीक्वेंस का साइज कितना है? I can easily say N. O of n and I can easily say theta of n. Why? Because I can easily say that this is less than or equal to n by 2. So constant की वैल्यू यहाँ पर 1 by 2 है और यहाँ पर 1 है, लेकिन फंक्शन n ही है, तो मैं इसको इजीली कह सकता हूँ कि ये n स्क्वायर है। Does it make sense? ठीक है, और इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल ये है कि अगर आपने एक फॉर लूप लिखा हुआ है जो कि n दफा चल रहा है, तो हम कहूंगा कि ये n टाइम ले रहा है। ठीक है, अच्छा बाय द वे, अगर कोई लूप मेरा अगर आपको इस तरह दिखे 0 से लेकर n तक जा रहा है लेकिन 2 का जंप है, तो आई कैन इजीली से दिस इज O ऑफ n, वेयर हमें एग्जैक्ट पता है कि इसकी क्वांटिटी n by 2 होगी, तो कांस्टेंट की वैल्यू 1 by 2 है और n की वैल्यू 1 है। ठीक है ना, या n नॉट की वैल्यू हम कहते हैं कि 1 है। ठीक है, एंड आई कैन इजीली से दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n by 4, तो हम कहेंगे अगर आपको कुछ इस तरह का लूप दिखे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ऑफ n होगी। ठीक है, ऑड नंबर को भी आप ऐसे ही कह सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज 3 का जंप ले रही है तो वो n by 3 हो जाएगी। ठीक है, और आई कैन इजीली से कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n by 6, तो मैं कह सकता हूं कि ये बेसिकली क्या है? थीटा ऑफ n है। ठीक है, अगर कोई चीज k का जंप ले रही है तो मुझे बता सकते हैं ये O ऑफ कितना होगा? n by k हो जाएगा। ठीक है, अगर k कांस्टेंट है तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n ही, वेयर k इज ए कांस्टेंट। लेकिन अगर k कांस्टेंट नहीं है, वो कोई फंक्शन है n का, जैसे यहां देखें, जैसे यहां पर उस k की वैल्यू log n के बराबर है। अब log n का मतलब है इफ n इज लार्ज, तो आपका ये जो फैक्टर है वो n के हिसाब से चेंज होगा, तो हम कह सकते हैं दिस इज O ऑफ n ओवर log n। ठीक है, सो अगर आपको ये इस तरह का लूप दिखे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? कितनी होगी? ठीक है, अच्छा यहां पर ना आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये फिल नहीं हुआ,
और मैं आपको आपके सामने एक प्रोग्राम लिख देता हूँ जिसमें मुझे बताएं कि आपकी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ये देखिए जी, अगर मैं लिखता हूं कि एक चीज है, एक लूप है जिसमें k बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ n के, और मैं कहता हूं एक फॉर लूप लिखता हूं मैं, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू n, और यहां पे मैं कहता हूं i प्लस इक्वल टू k वेयर k इज स्क्वायर रूट ऑफ n। कैन यू टेल मी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? बताएं जी, बता दें। n into under root तो n. सीक्वेंस के साथ देखा जाए तो पहले 1 है, फिर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n है, फिर 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ n है, और इस तरह चल रहा है। Square root of n. ये होगा n ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n। तो दिस इज बेसिकली o ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n और थीटा ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n एज वेल, क्योंकि ये आपने एग्जैक्ट बाउंड निकाली, ठीक है। सो आप इसको लिटिल o भी कह सकते हैं। अच्छा, आप एक बात सुने, अगर मैं यहाँ पे n स्क्वायर लिख देता आप क्या होगा? आप क्या होगा? n square divided by n under into root n हो जाएगा। under root n. तो ये n स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट n हो जाएगा, और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n आ जाएगी, यानी n की पावर अगर मैं लिखूं तो ये बेसिकली 3 होगी, यानी 3/2, ठीक है। नहीं 3 नहीं, सॉरी क्या कहेंगे, नहीं 3/2 कहेंगे। यहाँ पे हम बेसिकली n की पावर 3/2 आ जाएगा, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑल राइट जी। अच्छा, तो एक हम और ये छोटा सा क्यों काम कर कर रहे लेते हैं, हैं। n स्क्वायर डिवाइड बाय मिनट, अंडर रूट मिनट, n मिनट। क्यों कर रहे हैं? हाँ, हम n स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट n क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसने n स्क्वायर की बाउंडिंग कंडीशन है, और जो जंप फैक्टर है वो k का है, जो कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ n नजर आ रहा है, ठीक है, सही है। तो इसकी मतलब वजह क्या अगर है, जंप मतलब क्यों फैक्टर इस तरह 2 कर का रहे था तो मैंने n/2 कहा था, अगर जंप फैक्टर 3 का था तो मैंने n/3 कहा था, हैं? अच्छा, अगर जंप फैक्टर स्क्वायर रूट ऑफ n का है तो मैं डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n कहूंगा, ठीक है। ओके। मैंने एक और फॉर लूप लगाया। अच्छा, मुझे इसके बारे में बताएं। मैं कहता हूं i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू n टू द पावर 10, और मैं कहता हूं i प्लस इक्वल टू n कह देता हूं। कैन यू टेल मी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? n की पावर n की पावर 10 divided by n. n की पावर 10 डिवाइडेड बाय n दैट इज इक्वल टू n टू द पावर 9, ठीक है, सही है, ऑल राइट जी। अब मुझे बताएं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर मैं कहता हूं यहाँ पे फॉर लूप लगा हुआ है, i इज इक्वल टू 1, इसका ऊपर वाले से लूप से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कहता हूं i मल्टीप्लाई बाय i मल्टीप्लाई, बल्कि नहीं, इज लेस देन और इक्वल टू n, और यहां मैं करता हूं i प्लस प्लस। कैन यू टेल मी इस लूप की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? हाँ जी, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी? अंडर रूट Log n. इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है अंडर रूट n, ठीक है। वाई? बिकॉज हमें पता है जब अंडर i की वैल्यू अंडर रूट n होगी तो ये लूप ब्रेक कर रहा है, ठीक है। डज इट मेक सेंस? हाँ जी, अगर मैं यहां पर ये कर दूं अब क्या होगा? n नहीं हो जाएगा? तो ये यहां पर n ही रहेगा, और अगर मैं यहां पर n की पावर 20 कर दूं तो अब क्या होगा? कितना हो जाएगा? n की पावर 10 रहेगी। n की पावर 10 रह जाएगा। और अगर मैं यहां पर i मल्टीप्लाई बाय i कर दूं तो अब क्या हो जाएगा? 20/3 हाँ, 20/3 20/3 हो जाएगा। Does it make sense? Does it make sense? यस। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, एंड बी रेडी फॉर दिस कि असाइनमेंट में इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ आ जाए। ये ना मुझे यहाँ पे तस्वीर सही तरह दिखा नहीं रहा, तो मुझे मेरे ख्याल में उसी में खोलना चाहिए। कितने गया ये? ये रहा होमवर्क 2, और यार ये लेफ्ट चीज कैसे गायब होगी? अच्छा, ये हो गया, एक मिनट, सॉरी जी। इसको फुल स्क्रीन करते हैं, व्यू करते हैं, और ਇੱਥੇ किस तरह ਹੁੰਦਾ है?
ऑल्ट वी यू नहीं होता, एक मिनट, तो भाई हो जा। ऑल राइट जी, सो यू हैव एक्चुअली सीन दिस, यहां तक आपने देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लेट्स टॉक अबाउट अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज का मतलब क्या है बेसिकली, अगर मैं 1 से लेकर n तक ऐड करूं तो मेरा आंसर क्या आता है, ठीक है। ऑल राइट, तो सवाल यह है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + n, दैट इज व्हाट, ये निकालना है, ठीक है। अच्छा, मैं जो भी आपको तरकीब बता रहा हूं, इट्स कॉल्ड वेरी फेमस टेक्निक, इट्स कॉल्ड हार्डिंग टेक्निक। अच्छा, आप लोगों को मैंने बहुत दफा बता दिया कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू वो गॉस के तरीके से निकाली जाती है, उसको मैं नहीं बता रहा। मैं आपको जो आज तरीका बता रहा हूं ना, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल आइडिया, जो कि बेसिकली एक अप्रोक्सीमेशन यूज करेगा और उसकी लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों बताएगा, ठीक है। और आपके कोई भी सवाल हो उसमें तो आपने मेरे से जरूर पूछने। I will prove कि this is basically theta of n square. Theta of n square prove करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बताएं जी। मुझे बेसिकली कांस्टेंट और एक वैल्यू ऑफ n आपको बतानी होगी। This is sum less than or equal to some c time n square and also greater than or equal to some c time n square. Of course ये sum c1 होगा और ये sum c2 होगा, ठीक है। तो मुझे c1 c2 की वैल्यू बतानी है और ऑफ कोर्स n नॉट की वैल्यू बतानी, ठीक है। एंड लुक हाउ आई विल गोइंग टू डू इट। ये मेरा फंक्शन है, लेट मी कॉल दिस फंक्शन f of n, ठीक है। कैन आई से कि दिस f of n इज, सो अभी मैं पहले ये पार्ट प्रूव कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं 1 कहता हूं। ये पार्ट जो प्रूव करना है इसको मैं पार्ट 2 कहूंगा, ठीक है। So let's talk about part 1 first. So I will going to show you कि f of n is bounded above by some c time n square. ये मैं प्रूव करने जा रहा हूं, ठीक है। ये प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं कि I say कि can I say f of n is less than or equal to n square plus n square plus n square plus n square plus plus n square. Sorry, not n square, plus n, sorry. Stupid. Can I write the following or not? Can I write the following? मेरा f of n ये था. Can I write this statement? मैंने बेसिकली क्या किया? What's the argument for this? If I say you कि मुझे इसके रीजन बताओ, तो रीजन क्या है? n is greater than or equal to n. So every quantity in f of n. So every quantity in f of n is less than or equal to n, the largest term. So what I have done is I have replaced every quantity in this term by the largest term. And these are how many quantities? N quantities. So this is basically equal to n time n square. So I have actually showed that C1 is basically n time n. Sorry, n. n time n. And that is equal to n square. So C1 is equal to 1. इसके लिए मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने सेकंड चीज प्रूव करनी है, और वो क्या प्रूव करनी है कि f of n is bounded below by also some c time n square. ये मेरा C1 है और ये मेरा C2 है। अब ये C2 निकालना है मुझे। लेकिन एक बात बताएं, मसला ये आ रहा है, जिस तरह मैंने यहां पे सबसे लार्जेस्ट से रिप्लेस कर दिया था। सो एवरी वैल्यू replaced by the largest term. Can I replace every quantity by the smallest term? जी, smallest term है क्या?
So basically मैं कहना say f of n is actually is greater than or equal to 1 plus 1 plus 1 plus 1. अगर मैं ये ऑफ कोर्स मैं ये लिख सकता हूं, लेकिन मसला ये है कि ये है टर्म्स कितनी n और हर क्वांटिटी है 1 और ये हो जाएगा n. दैट्स द प्रॉब्लम. लेकिन ये जो है सम कांस्टेंट टाइम n स्क्वायर से बड़ा नहीं है. क्यों? क्योंकि ये फंक्शन आया n और ये फंक्शन आया n स्क्वायर. ठीक है, प्लीज राइट अटेंडेंस इन द चैट. एवरी वन ऑफ यू राइट योर अटेंडेंस इन द चैट. और कश्माल आपने नोट कर लेनी है 1 मिनट बाद. सो एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ये एक प्रॉब्लम आ गया. यहां पर फंक्शन आया n स्क्वायर, यहां फंक्शन आया n. सो हम तो हमारा आंसर तो गलत हो गया. ठीक है, हमारी तो सेम क्वांटिटी नहीं आई. अच्छा, अगर किसी एक शख्स ने 2 दफा अपनी चैट लिखी, किसी और का रोल नंबर लिखा, तो कशमाल आपने उसको उस दोनों को मार्क एब्सेंट करना है. और जिसने वो चैट के ऊपर लिखा हो, कशमाल आपने उसकी अगली 2 एब्सेंट लगानी. दिस इज नॉनसेंस. अगर कोई चीट करने की कोशिश करे, एंड दैट he or she should be penalized. All right जी. So now look at this. मसला ये आ गया कि हमारा आंसर ठीक नहीं आ रहा. ठीक है, इसका मतलब है शायद हमने या तो ऊपर गलती की है कुछ, या नीचे गलती की है. यानी नीचे को बहुत ही छोटी क्वांटिटी से रिप्लेस कर दी है, या ऊपर हमने बहुत ही बड़ी क्वांटिटी से रिप्लेस कर दी है. एंड आई विल गोइंग टू शो यू कि मैंने नीचे गलती की है. एंड हाउ आई विल गोइंग टू शो यू. ठीक है, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड आई विल स्टार्ट अगेन एंड लुक एट दिस व्हाट आई विल गोइंग टू डू. कैन आई से द फॉलोइंग. एफ ऑफ एन जो है वो अभी तक बराबर है किसके? 1 plus 2 plus 3 plus 4. मुझे बताएं इसकी मिडिल टर्म क्या होगी? n by 2. n by 2. फिर होगी n by 2 plus 1. फिर होगी n by 2 plus 2 plus da. आखिरी चीज को मैं लिख सकता हूं n by 2 plus n by 2. ठीक है. अच्छा, ये मैंने बेसिकली कोई फंक्शन लिखा है, अभी तक मैंने कुछ भी इरेज नहीं किया. एंड नाउ व्हाट आई डू द फॉलोइंग, कि इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग दिस इंटायर क्वांटिटी, हर क्वांटिटी को सबसे लोअर टर्म से रिप्लेस करने के बजाय मैं पहला काम एक करता हूं कि क्योंकि मैंने एफ ऑफ एन की लोअर बाउंड निकालनी थी, तो लोअर बाउंड में मेरे पास एक लीवरेज होती है, और वो लीवरेज ये होती है कि मैं कुछ क्वांटिटी रिमूव कर सकता हूं. रिमूव करने का, और अगर मेरे पास मैंने बिग ओ निकालना हो तो मेरे पास लीवरेज होती है कि मैं कोई क्वांटिटी ऐड कर सकता हूं. ठीक है, यहां पर मेरे पास लीवरेज क्या है कि मैं कोई भी क्वांटिटी क्या कर सकता हूं? सॉरी, रिमूव कर सकता हूं. तो मैं क्या करूंगा? तो मैं यहां पे एक बड़ा मजेदार काम करता हूं, और वो मजेदार काम ये है कि आई विल गोइंग टू रिमूव द फर्स्ट हाफ. And I will say that now I can say that f of n is obviously less than or equal to, मैंने remove कर दिया है, तो अब वो less than or equal to हो जाएगा n by 2 plus n by 2 plus 1 plus n by 2 plus 2 plus plus n by 2 plus 2. हाँ जी. Sir, less than या greater than? Less than भाई. Sorry, greater than. Oh, sorry. Greater than नहीं होगा. Greater than. Obviously greater than. I am really sorry. This has to be greater than or equal. You are absolutely right. ठीक है? All right, G. Now look at the following. Now I do the same trick. मुझे बताएं इसमें कितनी टर्म्स हैं? n by 2. n by 2 terms हैं. And now I replace every quantity by the smallest one. जो कौन सी है? n by 2 है. So this becomes n. So again this quantity is greater than or equal to n by 2 plus n by 2 plus n by 2 plus plus n by 2. And the reason is I am not writing, replacing every quantity by the smallest one. ठीक है? And this is basically equal to n by 2 times n by 2. Yes, that is equal to n square by 4. So जो constant हमने निकाला है वो क्या है? So C2 की वैल्यू क्या निकली है? वो निकली है 1 by 2. ठीक है? So what have we proved? We have proved कि f of n is
bounded below by 1/4 time n square and bounded above by n square. So hence prove that this quantity is theta of n square. ये बात समझ आई? अच्छा, मैंने हाफ टर्म्स रिमूव की थी. सो यहां पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज ये है कि आप हाफ टर्म रिमूव ना करें, आप पहली n/4 टर्म्स रिमूव करें. अगर मैं पहली n/4 टर्म्स रिमूव करूंगा तो मेरा f of n विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, पहली टर्म आएगी n/4, फिर आएगी n/4 प्लस 1, और करते करते आखिरी टर्म जो होगी वो होगी n/4 प्लस 3n/4. सो इस केस में क्या हो जाएगा, मेरे पास मेरा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा n/4 टाइम 3n/4, क्योंकि मेरे पास जो टर्म्स रह गई हैं वो n/3n/4. सो इन दिस वे मेरा आंसर आएगा 3 टाइम n/16. दैट इज ऑल्सो ए राइट आंसर. ठीक है, n स्क्वायर आएगा, सॉरी. ठीक है. सो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इन टर्म्स ऑफ n जो है वो आप कुछ क्वांटिटी रिमूव करते हैं. ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? नाउ यू कैन इजीली प्रूव अनदर वेरी नाइस क्वांटिटी, और वो ये है कि अगर मैं कहूं 1 + 2 + 3 + 4 और आखिरी क्वांटिटी n नहीं है बल्कि n स्क्वायर है, कैन यू गिव मी द बाउंड फॉर दिस? फर्स्ट टेल मी देयर आर हाउ मेनी टर्म्स. सारी वैल्यूज को n स्क्वायर कर देंगे. पहली वैल्यू को n स्क्वायर ले लेंगे, सबको n स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, और कितनी टर्म्स है इसके अंदर? n कितनी टर्म्स है इसके अंदर? n square n स्क्वायर square. टर्म्स हैं. सो आई कैन से दिस इज O of n to the n power. cube n power 4. yeah. ठीक है, और इसका लोअर बाउंड भी बड़ा आसानी से आप प्रूव कर सर सकते ये हैं. n की बात 4 कैसे आया सर? One. इसमें टर्में कितनी है? 1 2 से शुरू हो रहा है ना. n square, oh सर n square n plus, okay सर, okay. ठीक है, और इधर भी आप ऐसे काम कर सकते हैं कि मिडिल वाली टर्म हो जाएगी n²/2, फिर हो जाएगी n²/2 + 1, चलते चलते आखिरी जो होगी वो होगी n²/2 plus n²/2. Sir, And these are how many terms? These are n²/2 terms, and every quantity is n²/2, and that is basically how much? n². ठीक है, sir 10 8 हो गया. हाँ बस. ठीक है, थैंक यू सो मच जी. आपने मैं आप लोगों से कुछ एक प्रोग्राम जो असाइनमेंट है वो शेयर कर दूंगा. आखिरी चीज आपने खुद ही देख लेनी है, जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में ये हमने सब कुछ कर लिया है. यू कैन लुक एट द लास्ट टर्म. रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सरफराज? हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, सो मैं शेयर कर दूंगा. ज्योमेट्रिक सीरीज और सीक्वेंस ये आपने खुद देखनी है. नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को है, उसमें मैं देखूंगा, और असाइनमेंट आप लोगों से शेयर कर दूंगा, जो कि बेसिकली ये सारे प्रोग्राम्स हैं जिनकी आपने बाउंड निकालनी है, और ये सारे के सारे आपने प्रूव करने हैं. ठीक है, ये है, और फिर ये सारे आपके प्रोग्राम्स हैं जिनके ऊपर आपने पूरी की पूरी बाउंड निकालनी है. वी विल गो टू टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, थैंक यू सो मच जी. थैंक यू सो मच फॉर सरफराज, टुडे कि मैंने टाइम से ज्यादा लिया, सर लेकिन मैं डेडलाइन क्या होगी? इंशाल्लाह जी. डेडलाइन पूछ रहे हैं. सर डेडलाइन क्या होगी? डेडलाइन जो होगी वो इस वीक का एंड होगी. ठीक है, थैंक यू. ओके, थैंक यू. तेरी शेयर आज फ्राइडे. एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कैसे हो गई? अभी की मैंने स्टॉप. रिकॉर्डिंग ऑन है. अभी रिकॉर्डिंग ऑन है. रिकॉर्डिंग ऑन है. निम्रा, आप जी, सर. रिकॉर्डिंग आप ऑफ करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ आप कर सकती हैं. ठीक है, चलें जी. थैंक यू सो मच. आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर. निम्रा, कैन यू स्टॉप द रिकॉर्डिंग? सर 3 मिनट करना चाहिए. अच्छा जी, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकता हूँ. सो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग.